नमस्कार। आज की क्लास में हम साइंस का टॉपिक विटामिन्स देखेंगे। इस टॉपिक को हम इस क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी अगली क्लास में इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं वो आपको व्याख्या सहित हल कराए जाएंगे। तो देखिए इस क्लास को आराम से। टॉपिक का नाम है विटामिन्स। अब इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हम हमारा जो भोजन करते हैं इसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं, इन पोषक पदार्थों को 7 भागों में बांटा गया है। 7 वर्ग जो है पोषक पदार्थ के, उसमें 3 इस साइड लिखे हैं जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। बाकी इस साइड लिखे हुए हैं विटामिन, खनिज लवण, रेशे और जल। तो इन्हीं में से एक पोषक पदार्थ है कौन सा? विटामिन। ये आज की क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी इन पोषक पदार्थों के बारे में आपको जो पाचन और पोषक पदार्थ वाला टॉपिक था उसमें बताया गया है। कार्बोहाइड्रेट हमें ध्यान होना चाहिए, हमारे शरीर में ऊर्जा देने के लिए लिया जाता है। वसा जो है इसका काम भी ऊर्जा देना, और प्रोटीन का काम होता है शरीर का निर्माण करना। ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। इन तीन का भोजन में 3 चीज़ें हम लेते हैं, इनका पाचन होता है। पाचन का मतलब भी बताया गया था कि जटिल पोषक पदार्थ का किस में बदलना? सरल में बदलना। और सरल अणु में बदलना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ग्लूकोज में बदलता है, वसा पचने के बाद वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है, और प्रोटीन जो है पचने के बाद अमीनो एसिड में या अमीनो अम्ल में बदलता है। ये चीज़ क्या कहलाती है? पाचन। ये सारी बातें आपको वापस इसलिए बताई जा रही हैं, इधर ध्यान रखेंगे। यहाँ जो भी लिख रखे हैं विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे, इनका पाचन नहीं होता, क्योंकि ये जो 3 है विटामिन, खनिज लवण और जल, इनकी संरचना पहले से क्या होती है? सरल होती है। तो जटिल को सरल में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। तो विटामिन का पाचन नहीं होता। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, 7 पोषक पदार्थ आप खा रहे हैं, इनमें से इन 3 से आपको ऊर्जा मिलती है, इधर वालों से कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती। तो 2 पॉइंट यहाँ तैयार हो उसके लिए हमने यहाँ पे ये पूरा चार्ट वापस बनाया है। तो विटामिन एक पोषक पदार्थ है, सहायक पोषक पदार्थ है। किसका बना हुआ है? कार्बन का, यानी कार्बनिक यौगिक है। फिर उसके बाद आपने ध्यान रखा कि विटामिन का पाचन नहीं होता, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। जो 7 पोषक पदार्थ खा रहे हैं उसमें पाचन इन 3 का ही होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का, और ऊर्जा भी इन 3 से ही मिलती है। अगला देखिए इसमें, तो विटामिन के आपने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े? सबसे पहला ध्यान रखना है कि विटामिन कार्बनिक यौगिक है। दूसरा ध्यान रखेंगे विटामिन सहायक पोषक पदार्थ है। मुख्य पोषक पदार्थों में यदि देखें तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन आते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा ध्यान रखना है आपको कि विटामिन का पाचन नहीं होता, विटामिन से ऊर्जा भी नहीं मिलती। फिर विटामिन हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? तो विटामिन जो है हमारे शरीर में हमें रोगों से बचाते हैं, इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। दूसरा, शरीर की जो उपापचय क्रिया है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे एक एक पॉइंट के विटामिन के क्वेश्चन बनते हैं कि विटामिन क्या है, क्या लिखा सकता है? कार्बनिक यौगिक हैं, सहायक पोषक पदार्थ हैं, बहुत ही कम मात्रा में ये हमें भोजन में लेने होते हैं। दूसरा ध्यान रखना है इनका पाचन नहीं होता हमारे शरीर में, क्योंकि इनकी संरचना पहले से ही क्या होती है? सरल होती है। पाचन से 3 ही पोषक पदार्थों का होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। इनसे हमें कभी भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगला है रक्षात्मक पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि बहुत से रोगों से बचाते हैं, और शरीर में जो उपापचय क्रिया है या मेटाबॉलिज्म है उसको ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें विटामिन से संबंधित कुछ आपको साइंटिस्ट के नेम याद करने हैं, इसमें दे रखा है, और कुछ वर्ष भी ध्यान रखने हैं। 1881 में सबसे पहले आए NL ल्यूनिन। इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम विटामिन की खोज की। सर्वप्रथम विटामिन के खोजकर्ता पूछे जाएं तो ल्यूनिन है, और इन्होंने खाली इतना बताया कि कुछ रसायन है जो कि हम हमारे भोजन के साथ लेते हैं और जो हमें रोगों से बचा रहे हैं। बाकी डिटेल ये नहीं बता पाए। पूरी डिटेल जो है वो किसके द्वारा बताई गई है? हॉपकिंस के द्वारा। तो यदि खोजकर्ता पूछे जाए सर्वप्रथम खोज, ये सर्वप्रथम किसने ये विटामिन जो है इनकी खोज की, तब तो क्या आएगा? ल्यूनिन। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको आंसर क्या मिल सकता है? हॉपकिंस। उसके बाद ये विटामिन शब्द जो है, ये विटामिन शब्द किसने दिया? फंक के द्वारा, कासिमर फंक के द्वारा दिया गया है विटामिन शब्द। ये दिया गया 1911 में, और 1912 में हॉपकिंस और फंक ने मिला के, इन दोनों ने मिलके दी थी विटामिन थ्योरी। उसके बाद बात करते हैं, एक और हैं 1897 में आइजैक मैन। आइजैक मैन ने क्या किया था? इन्होंने सर्वप्रथम ये बताया था कि विटामिन की कमी से रोग होते हैं, और विटामिन की कमी से
होने वाला पहला रोग जो इन्होंने खोजा था वो विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरीबेरी। तो विटामिन की कमी से होने वाला पहला रोग कौन सा खोजा गया था? बेरीबेरी रोग खोजा गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स याद करने हैं। शुरू में आपने देखा विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, सहायक पोषक पदार्थ कहलाते हैं, पाचन नहीं होता है, ऊर्जा नहीं देते हैं, और इसमें ऐसे ही ध्यान रखना है कि विटामिन की हम कितनी गोलियां खा लें उनसे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन यही हमें एनर्जी देते हैं। बाकी इस साइड जो लिखे हुए हैं विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे, इनसे हमें कभी भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। अगला ध्यान रखना है रक्षात्मक पदार्थ है, रोगों से बचा रहे हैं, शरीर की उपापचय जो क्रियाएं हैं उनको ये कंट्रोल कर रहे हैं। ल्यूनिन का नाम याद रखना है, सर्वप्रथम विटामिन जो है इसकी खोज की 1911 में कासिमर फंक ने विटामिन शब्द दिया। फिर उसके बाद आइजक मैन का नाम याद रखना है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग इन्होंने पहली बार पता लगाया, और वो रोग था B1 की कमी से, कौन सा? बेरीबेरी। उसके बाद ध्यान रखना है 1912 में हॉपकिंस और फंक ने कौन सी थ्योरी दी थी? विटामिन थ्योरी। अब उसके बाद हम एक एक विटामिन पढ़ेंगे। उससे पहले विटामिन का एक वर्गीकरण होता है। तो लगभग हमारे भोजन में 13 विटामिन पाए जाएंगे, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट विटामिन हैं वो पढ़ेंगे। विटामिन जो हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील हैं और कौन से हैं? वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो हैं B और C, और वसा में घुलनशील हैं A, D, E, K। अब इसमें ध्यान रखिए, एग्जाम में जो है ये दोनों याद रह जाते हैं कि दो वर्गीकरण थे, कुछ तो वसा में घुलनशील थे और कुछ किस में घुलनशील थे? जल में घुलनशील थे। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि कौन सा वाला जल में था, कौन सा वसा में घुलनशील था। तो इसके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स बनाते हैं, इस तरीके से याद रख लीजिए। RBC, WBC जो हम रुधिर कोशिकाएं याद रखते हैं उनमें से कौन सा याद रखिए? WBC। WBC में आप ध्यान रखिए W से कौन सा बना? वाटर। और वाटर में सॉल्यूबल कौन कौन से हैं? B और C। पानी में घुलने वाले कौन से हो गए? B और C। कई बार इसकी भी छोटी सी ट्रिक बनाते हैं, इसकी ट्रिक बना लेते हैं कीड़ा। कीड़ा, तो इसमें ध्यान रखना है विटामिन K, E, D और D और A, ये जो है ये कीड़ा जो है किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील किससे याद रखा? WBC से, ताकि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि 50% चांस वाले जो ऑप्शंस होते हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हो। ये तो याद रहता है कि एक तो जल में था और एक कौन सा था? वसा में, लेकिन सही सटीक आंसर आप पकड़ नहीं पाते हो। तो ये दो छोटी छोटी ट्रिक याद रखनी है, WBC और कीड़ा। उसके बाद आगे देखिए, इसमें ये जल में घुलनशील जो है B और C, इससे संबंधित कई क्वेश्चन बनते हैं। जल में घुलनशील से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं? यदि ये जल में घुलनशील है तो ये विटामिन हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, संचित नहीं होते, यूरिन के अंदर ये विटामिन घुल के निकल जाते हैं। कौन से? B और C। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाता है कि मानव के यूरिन में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? B और C। दूसरा, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है जितने भी विटामिन है उसमें सबसे जल्दी नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? C। ताप के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है, यानी हम बहुत गर्म आंच पे खाना पका रहे हैं और खाने में यदि विटामिन C है तो भाप जब बनेगी तो भाप में सबसे पहले कौन सा उड़ेगा? विटामिन C। तो सबसे जल्दी नष्ट होने वाला पूछा जाए तो कौन सा है? विटामिन C। या फिर क्वेश्चन आता है तेज आंच पे खाना पकाने के क्रम में कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो तेज आंच पे खुले बर्तन में यदि खाना पका रहे हैं तो भाप उड़ती जा रही है, उसमें कौन कौन से विटामिन नष्ट हो रहे हैं? B और C। तीसरा, इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? तो इसमें आपको 4 खाद्य पदार्थ याद रखने हैं, अल्कोहल है, ग्लूकोज है, चाय है और कॉफी है। इन पदार्थों के सेवन से यूरिन ज्यादा आता है और इन पदार्थों को कहा जाता है डायूरेटिक पदार्थ। और यूरिन ज्यादा आएगा तो उसके साथ कौन से विटामिन धुलेंगे? B और C। तो शराबी व्यक्ति में जो है किसकी कमी मिल सकती है? विटामिन B और C की। चाय या कॉफी का भी यदि आप ज्यादा सेवन करते हैं तो शरीर में किसकी कमी हो सकती है? विटामिन B और C की। तो इस तरीके से विटामिन B और C के ये क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आगे देखिए, वसा में जो घुलनशील है ये विटामिन शरीर से जो है यूरिन के रूप में बाहर नहीं जाएगा। ये विटामिन यदि ज्यादा खा लिए हैं तो ये शरीर में संचित हो जाते हैं, और शरीर में संचित होने के लिए जगह कहाँ है, स्टोर कहाँ होते हैं? ये हमारे लीवर में स्टोर होते हैं। इसी लीवर को हम हिंदी में बोलते हैं यकृत। लीवर इंग्लिश का शब्द है, तो ये यकृत में, ये लीवर में स्टोर होते हैं। और आगे यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये वाले विटामिन जो हैं ज़्यादा खाए तो ये यूरिन में निकल रहे हैं, लेकिन ये वाले विटामिन आपके शरीर में स्टोर हो रहे हैं। तो यहाँ ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारा जो दैनिक आहार है यानी डेली की डाइट है उसमें कौन से विटामिन जो है नेसेसरी हैं यानी ज़रूरी हैं। तो कौन से विटामिन होने चाहिए आपकी डेली की डाइट में? B और C जरूरी हैं,
क्योंकि ये जो पहले दिन आपने खाए हैं वो आपके शरीर में नहीं मिलेंगे, जितने चाहिए थे वो शरीर ने काम ले लिए, बाकी सारे यूरिन में निकल चुके हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये वाले स्टोर होते हैं लीवर और इंग्लिश में नाम बोला ये कौन सा है, लीवर, या फिर बोलेंगे यकृत में। ये यदि स्टोर हो रहे हैं तो इसमें भी एक चीज और ध्यान रखनी है, कई लोगों को आदत होती है विटामिन की गोलियां लेने की। यदि आप विटामिन की गोलियां बिना डॉक्टर से पूछे ले रहे हैं तो ये धीरे धीरे आपके लीवर में स्टोर होते जाएंगे, लास्ट में ये अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएंगे, यानी जहरीला इफेक्ट दिखाएंगे यदि विटामिन की शरीर में अधिकता हो गई तो। और किस अंग को परेशान करेंगे, लीवर को परेशान करेंगे। तो एक तो क्वेश्चन आता है कि विटामिन की अधिकता से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत, या फिर उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस। क्या कहा जाता है, हाइपर विटामिनोसिस। कोई भी चीज नॉर्मल से ऊपर होती है उसके लिए शब्द आता है हाइपर, नॉर्मल से कम होती है तो बोला जाता है हाइपो। तो हाइपर विटामिनोसिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, लिवर। और हाइपर विटामिनोसिस यानी किस विटामिन की अधिकता हो सकती है, इन ADE की, या कीड़ा करके इसको याद कर लो। इन विटामिन की अधिकता शरीर में नहीं हो सकती, जैसे ही मात्रा ज्यादा होती है यूरिन के अंदर निकल जाती है। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन, अब बात करेंगे एक एक विटामिन की। सबसे पहले हम ये वाले विटामिन पढ़ेंगे ADEK, और साथ में कौन सा, C। यहाँ जो विटामिन बी है ये बी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर आपको 8-9 विटामिन पढ़ने पड़ेंगे, विटामिन B1 B2 B3 इस तरीके से करके, तो इसको लास्ट में पढ़ेंगे, पहले ये वाले विटामिन पढ़ रहे हैं। अब आगे इसमें ध्यान रखना है आपको कि विटामिन जो चैप्टर है किस तरीके से पढ़ना है। एक तो जो भी विटामिन ABCD लिखे हुए हैं ये सब इनके कॉमन नाम है, यहाँ पे हमें इनके रासायनिक नाम याद करने पड़ेंगे। कौन से नाम, रासायनिक नाम याद करने पड़ेंगे। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना है, इनके स्रोत याद करेंगे कि भोजन में कौन से पोषक पदार्थों से, कौन से भोज्य पदार्थों से हमें ये प्राप्त होते हैं। अब स्रोत में यदि आप देखोगे तो बुक में से पढ़ते हो तो उसके अंदर ध्यान रखना है हरी सब्जी सब में लिखा मिल जाएगा। दूसरा दूध जो है वो सब में लिखा हुआ मिल जाएगा, अंकुरित अनाज ये सब में लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, ये फल जो है सब में लिखे। उसका कारण क्या है, इन सारी चीजों में सभी प्रकार के विटामिन कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनको आपको याद नहीं करना है। जिनसे क्वेश्चन बनता है, जो स्रोत थोड़ा स्पेशल है किसी भी विटामिन का वही याद करना है जिनसे क्वेश्चन बन रहा है, नहीं तो पूरी सारणी यदि देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन आपका नहीं हो पाता है। तो सारे स्रोत हम याद नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन बन रहे हैं वही याद करेंगे। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पढ़ना है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। और इस चैप्टर में आप जितने भी रोग के नाम पढ़ोगे वो सारे रोग किस प्रकार के रोग हैं, अभाव रोग हैं। अभाव रोग यानी किसी चीज की कमी से हुए हैं, और कमी से हुए रोग जो है इंग्लिश में ये कहलाते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज। और इनका इलाज क्या रहता है, उस चीज की पूर्ति कर दी जाती है। मान लीजिए किसी विटामिन की कमी से हुआ है रोग, तो उस विटामिन की गोलियों से, टैबलेट से पूर्ति कर दी जाती है। तो क्या क्या वर्गीकरण करना है, रासायनिक नाम पढ़ेंगे, दूसरा स्रोत पढ़ना है, स्रोत भी सारे नहीं पढ़ने हैं, जो स्रोत एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो पढ़ेंगे, इनकी कमी से होने वाले रोग पढ़ेंगे। तो अब देखिए सबसे पहला जो है विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका कई जगह आपको रासायनिक नाम बीटा कैरोटीन भी मिलेगा। क्या नाम है, बीटा कैरोटीन। ये भी बताते हैं ये नाम कैसे है। अब इसमें यदि आपसे स्रोत पूछे जाएं इसके, विटामिन ए के स्रोत पूछे जाएं तो स्रोत में इंपॉर्टेंट जो स्रोत हैं वो याद रखेंगे। सबसे पहला स्रोत है गाजर, दूसरा है पीले फल, एक और ध्यान रखना है पालक। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो गाजर, पीले फल, पालक। एक आप याद रखेंगे मछली के यकृत का तेल। अब मछली जो है, जो मछली ली गई है उस मछली की किस्म का क्या नाम है, कॉड। यकृत का तेल यानी लीवर, और तेल के लिए क्या लिखा आ गया, ऑयल। तो कॉड लीवर ऑयल में आपको मिलेगा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, यकृत का तेल। अगली चीज इसमें एक और ध्यान रखनी है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बनाई गई जिसका नाम है गोल्डन राइस, हिंदी में इसे कहा जाता है सुनहरा चावल। अब यदि चावल देखा जाए तो चावल यानी अनाज, अनाज और मीठी चीजों से आपको क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। जो हमारे पोषक पदार्थ में पहला पदार्थ है उसे, वो हमें किससे प्राप्त हो रहा है, चावल से। लेकिन यहाँ कौन सा चावल है, सुनहरा चावल।
तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल बनाया गया है, अलग प्रकार की किस्म बनाई गई है। ये इसीलिए बनाया गया है, किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सुनहरा चावल किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का नहीं, विटामिन ए का। अलग से उसमें विटामिन ए की बात की गई है। अब यहाँ देखिए, गाजर जो है, गाजर का इंग्लिश में नाम क्या है? कैरेट। इसी से ये शब्द आ रहा है, कौन सा? बीटा कैरोटीन। इसमें ध्यान रखेंगे, यदि हम ये कच्चे पदार्थ ये खा रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या जा रहा है? बीटा कैरोटीन जा रहा है। और बीटा कैरोटीन जो है यकृत में जाकर किस में बदल रहा है? रेटिनॉल में। तो पूरा विटामिन ए जो है वो विटामिन ए कौन सा है? रेटिनॉल। और उसी का कच्चा रूप क्या है? बीटा कैरोटीन। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि बीटा कैरोटीन यकृत में जाने के बाद किस में बदलता है? रेटिनॉल में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विटामिन ए जो है हमारे शरीर में कहाँ संश्लेषित होता है? तो आधा जो कच्चा रूप है उसका वो तो बाहर से गया है, उसके बाद वो जो पूरी तरीके से संश्लेषित होता है वो कहाँ होता है? यकृत में। या विटामिन ए किस अंग में पाया जाता है? यकृत में। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये तो हो गए इसके स्रोत, ये इसके नाम बता दिए। अब इससे इसकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग यदि देखेंगे तो इसमें पहला रोग है रतौंधी। रतौंधी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी सूर्य अस्त होते ही थोड़ा धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन ए की कमी से। एक इसमें ध्यान रखना है, एक रोग होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। डर्म शब्द जो है वो कहीं पे भी आए किससे संबंधित होता है? त्वचा से। तो इसमें ध्यान रखेंगे, एक तो हो गया आपका डर्मेटाइटिस, और दूसरा रोग आपको कौन सा बताया है इसमें? रतौंधी। एक रोग और है आंख का जिसका नाम है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया, ये ऑप्थेल्मिया शब्द कहीं पे आए, ये किससे संबंधित होता है? आंख से, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो इसमें ध्यान रखिए, इसमें आंख की जो कॉर्निया होती है वो सूख जाती है। तो दो रोग तो हो गए आंख के, और एक किसका है? त्वचा का। इसलिए एग्जाम में फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि आंख और त्वचा की देखभाल के लिए हमारे भोजन में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। तो ये विटामिन ए से संबंधित सारे फैक्ट्स हो गए। पहले रासायनिक नाम याद किया, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन। फिर ये बता दिया कि बीटा कैरोटीन जो है यकृत में जाके किस में बदल जाता है? रेटिनॉल में। स्रोत याद करने हैं, गाजर, पीले फल। अब पीले फल इसलिए लिखा है, अब इसमें पका हुआ आम भी लिखा सकता है, पपीता भी लिखा सकता है। आगे ध्यान रखना है, पालक, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल जो है मछली के यकृत का तेल, हम डायरेक्ट यूज नहीं लेते, इसके कैप्सूल्स आते हैं, आपने देखे होंगे कैप्सूल जिसमें तेल भरा हुआ होता है, 7 सीज नाम से या फिर सी कॉड नाम से, क्योंकि मछली किस में मिलती है? सागर में। तो सी कॉड या 7 सीज इस तरीके से नाम होते हैं। उन कैप्सूल में इसका तेल भरा हुआ होता है। तो जिन लोगों को विटामिन ए की कमी होती है डॉक्टर्स उनको ये कैप्सूल लिखते हैं। और एक जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड एक चावल की जो किस्म बनाई गई है वो भी किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। बाकी इसके रोग बता दिए कौन कौन से, जीरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस, ये आंख से संबंधित है। और एक कौन सा है? डर्मेटाइटिस, जो किससे संबंधित है? त्वचा से। उसके बाद आगे देखिए विटामिन सी। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थ इंग्लिश में कहलाते हैं सीट्रस फूड। क्या कहलाते हैं? सीट्रस फूड। सीट्रस शब्द किसके लिए होता है? खट्टे के लिए। अब यहाँ से कई बार ये जो सीट्रस है इससे कंफ्यूज हो जाते हो, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या याद कर लेते हो? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड इसका रासायनिक नाम नहीं है, ऑप्शन में जानबूझ के आता है ये। इसका रासायनिक नाम जो है आपको ध्यान रखना है कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब उसके बाद सीट्रस फ्रूट या सीट्रस फ्रूट्स जो हैं उसमें सारे खट्टे पदार्थ आ जाएंगे, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, इसलिए इनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक तो आप याद करेंगे आंवला, क्योंकि क्वेश्चन आता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बताओ। तो स्रोत तो खट्टे वाले सारे ही हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत जो है वो कौन सा है? आंवला। यह सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में। दूसरा और क्या याद करना है? एक याद रखना है मिर्च। मिर्च में भी विटामिन सी होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मिर्च स्वाद में खट्टी नहीं होती, लेकिन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है।
उसके बाद एक और ध्यान रखेंगे, दूध की बात करते हैं। तो दूध जो है कंप्लीट फूड होता है। दूध क्या कहलाता है? कंप्लीट फूड, क्योंकि उसमें लगभग सारे पोषक पदार्थ होते हैं। सिर्फ एक ही विटामिन नहीं होता। कौन सा वाला विटामिन नहीं मिलता? विटामिन सी नहीं मिलता उसमें। लेकिन यहाँ एक अपवाद याद रखना है, ऊँटनी के दूध में वो भी मिलेगा। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। तो आपने जो स्रोत याद किए, क्या ध्यान रखा कि खट्टे पदार्थों में मिलेगा। खट्टे में भी एक तो आंवला याद रखना है, सबसे अच्छा स्रोत है। फिर उसके बाद मिर्च याद रखनी है कि मिर्च जो है स्वाद में खट्टी नहीं है, लेकिन इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और फिर याद रखना है आपको ऊँटनी का दूध, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। वैसे दूध के अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो ये आ गया एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम। खट्टे पदार्थ जो है इसके क्या बताया आपको? स्रोत बता दिए हैं। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसकी कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी से संबंधित और क्वेश्चन पहले बता दिए हैं। क्या क्वेश्चन बताया आपको कि सबसे जल्दी नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। तेज आंच पे खाना पका रहे हो, उस क्रम में कौन कौन से विटामिन नष्ट हो जाएंगे? बी और सी नष्ट हो जाएंगे। हमारा जो दैनिक आहार है, डेली की डाइट में कौन से विटामिन अति आवश्यक हैं? बी और सी। तो ये सारी चीजें वहां पढ़ ली थी सी के बारे में। आगे यहाँ ध्यान रखना है कि ये विटामिन सी जो है यदि इसकी कमी हो जाती है तो एक रोग होता है, उसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी रोग में मसूड़े जो हैं, मसूड़े प्रभावित होते हैं और मसूड़ों से खून आता है। दांत कमजोर हो जाते हैं, मसूड़े प्रभावित हो रहे हैं तो मसूड़ों से खून आता है। अब इसमें ध्यान रखना है, ये स्कर्वी रोग अधिकतर किसको होता है? नाविकों को होता है। जो समुद्री यात्रा कर रहे हैं लंबे समय तक, उनके खाने में अधिकतर चावल और मछली ये चीजें होती हैं। बाकी शाकाहारी भोजन, कोई फ्रूट वगैरह नहीं है, खट्टी चीजें इनके खाने में नहीं होती, तो इन लोगों को ये रोग ज्यादा होता है, मसूड़ों से खून आने वाला। तो इसे नाविकों का रोग भी कहा जाता है, या इंग्लिश में जो समुद्री यात्रा कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेलर्स। और ये सेलर्स डिजीज कहलाती है। तो इसे सेलर्स डिजीज, स्कर्वी या नाविकों का रोग कहा जाता है। और किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। आगे ध्यान रखना है, विटामिन सी जो है किस किस में और सहायक होता है? ये घाव भरने में भी सहायक है, घाव भरने में सहायक। दूसरा ध्यान रखना है, ये हमारा प्रतिरक्षी तंत्र जो है उसको मजबूत बनाता है। प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यून सिस्टम है, उसको मजबूत बनाता है। रोगों से लड़ने की क्षमता जो है विटामिन सी से बढ़ती है। घाव भरने में सहायक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि किसी का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर जो है कहता है कि पूरा नॉर्मल खाना देना है, लेकिन हम लोग जो हमारी धारणा रहती है उसको दलिया दूध ये चीजें देते हैं और उसका विटामिन सी जो है वो बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके घाव जो हैं वो या टाँके जो हैं जल्दी देरी से सूखते हैं। इसीलिए डॉक्टर जो है मल्टीविटामिन की और विटामिन सी की गोलियां क्या करते हैं? साथ में देते हैं। तो विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक होता है। तो ये सारी चीजें आपके किससे संबंधित हो गई? विटामिन सी से। उसके बाद बात करते हैं हम विटामिन डी की। विटामिन डी जो है ये धूप से मिलने वाला विटामिन है, और इसमें आपको इसका रासायनिक नाम जो है कैसे पता चलेगा? इसको थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे कि विटामिन डी हड्डियों को मजबूत रखता है, ये सबको पता है। हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम, और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। अब फिर ध्यान रखना है कि विटामिन डी जो है सूर्य की किरणें लेके नहीं आती, ये आपकी त्वचा है, त्वचा के नीचे एक पदार्थ है, इस पदार्थ का नाम है 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, या इसको अर्गोस्ट्रॉल भी बोलते हैं। इस पदार्थ पे जब आप धूप में जाके बैठते हो तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और सूर्य में मुख्यतः कौन सी? यूवी रेस। ये किरणें जब पड़ती हैं तो यही पदार्थ जो है आपका किस में बदल जाता है? विटामिन डी में, जो कि हम पढ़ रहे हैं कौन सा? कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। यानी आपको पता चला कि विटामिन डी हमारे शरीर में संश्लेषित हो रहा है, बन रहा है, और किस अंग में बन रहा है? त्वचा में। तो पहला तो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? विटामिन डी। और कहाँ संश्लेषित होता है? त्वचा के अंदर होता है। इसका एक स्रोत जो है आपको ध्यान रखना है, स्रोत याद रखेंगे, कॉड लीवर ऑयल। अच्छा स्रोत कौन सा है? कॉड लीवर ऑयल, क्योंकि ये किस में घुलनशील है? वसा में। तो तेल के अंदर ये पाया जाएगा। एक तो ए मिल रहा था, एक डी मिल रहा था। ई और के जो है वो भी आपको कॉड लीवर ऑयल में मिलेंगे, लेकिन कॉड लीवर ऑयल में सबसे अच्छा स्रोत एक तो ए का और एक इसका है डी का।
आगे ध्यान रखना है, ये विटामिन जो है, ये विटामिन एक हार्मोन की तरह काम करता है और हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। यानी ये हड्डियों के लिए आवश्यक है विटामिन। अब इसकी यदि कमी हो जाती है तो रोग होते हैं। उन 2 रोगों के नाम याद रखने हैं। एक का नाम है ऑस्टियोमलेशिया, दूसरा है रिकेट्स। दोनों में ही हड्डियां कमजोर हो रही हैं। सिर्फ फर्क ये है कि ये रोग जो है ये किसको होता है, बच्चों को। रिकेट्स जो है यदि बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उसे कहते हैं रिकेट्स, और बड़ों में यदि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। यानी विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो रही हैं। सिर्फ रोगों के नाम जो है बड़े और बच्चों के अंदर अलग अलग हैं। बच्चों में क्या कहा जा रहा है, रिकेट्स, और बड़ों में क्या नाम दिया जा रहा है, ऑस्टियोमलेशिया। तो ये विटामिन डी से संबंधित आपका पूरा बता दिया है। रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। स्रोत जो है, अच्छा स्रोत आपको कहाँ मिल जाएगा, कॉड लिवर ऑयल। दूसरा ध्यान रखना है, सूर्य की किरणें से लेके नहीं आती, हमारे शरीर में त्वचा में ये क्या होता है, संश्लेषित होता है। बाकी इसमें ध्यान रखना है कैल्शियम का अवशोषण है उसको नियंत्रित करता है, और त्वचा जो है इसको संश्लेषित कर रही है। त्वचा के नीचे एक पदार्थ है जिसका नाम है 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद बात करते हैं हम विटामिन ई की। विटामिन ई जो है, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये सौंदर्य विटामिन कहलाता है। सौंदर्य विटामिन, क्योंकि ये एजिंग प्रोसेस को रोकता है। एजिंग यानी उम्र बढ़ने वाली प्रोसेस को क्या करता है, एजिंग प्रोसेस को रोक रहा है, कम कर रहा है या धीरे कर रहा है। और इसका मतलब ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और इसलिए क्या कहला रहा है, सौंदर्य विटामिन। और इस सौंदर्य विटामिन का नाम याद रखना है यदि रासायनिक नाम, तो यहाँ फिर ट्रिक याद रखेंगे कि टोक जो है वो किस पे लगती है, सुंदरता पे। तो इसका रासायनिक नाम जो है वो आ जाएगा टोकोफेरॉल। ये थोड़ी ट्रिक इसलिए बताई जा रही है, एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि साइंस बैकग्राउंड नहीं है, पहले से नहीं पढ़े हुए होते टॉपिक, तो ये भूल जाते हो कि रासायनिक नाम कौन सा किसका था। जब ऑप्शन दिखते हैं 4 तो उनमें से छोटी मोटी ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हो। विटामिन ई जो है आप देखते होंगे जितने भी आपके लोशन है, शैम्पू है, साबुन है, इन सब पे या तेल है, इन पे ऐड जब देखते हैं या फिर इनकी डिब्बी पे देखना आप क्या लिखाता है, विटामिन ई, या ऐड में बोला जाता है विटामिन ई से भरपूर है। यानी सौंदर्य प्रसाधन सब में क्या डाला जाता है, विटामिन ई। तो ये विटामिन ई जो है ये सुंदरता के लिए सहायक है। तो इसको क्या कहा जा रहा है, अगला आपने रासायनिक नाम याद कर लिया, टोकोफेरॉल। सुंदरता के साथ साथ ये प्रजनन में भी सहायक है, इसलिए इसको प्रजनन विटामिन या फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। तो इसकी यदि कमी हो जाती है तो इसकी कमी होने से आपको ध्यान रखना है, नपुंसकता आ सकती है, या महिलाओं में कहा जा सकता है बंध्यता आती है, संतान न होना, नपुंसकता या बंध्यता। तो ये प्रजनन में सहायक है ये विटामिन। और इसमें ध्यान रखेंगे इसके यदि स्रोत पूछे जाएं तो सबसे अच्छे स्रोत हैं नट्स। नट्स यानी जो हम ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो इसमें काजू, बादाम वगैरह। और एक चीज और ध्यान रखनी, मूंगफली जो है वो भी इसका बहुत अच्छा स्रोत है। तो टोकोफेरॉल जो है कौन सा हो गया, विटामिन ई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो विटामिन है कौन सा, विटामिन के। विटामिन के के लिए फिर रासायनिक नाम याद रखने के लिए ट्रिक याद रखनी है। इसका मेन काम जो होता है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। आप इसमें देखिए क्लास में हमने स्रोत जो है फालतू के स्रोत याद नहीं किए कि हरी सब्जी, दूध, ये सब में लिखा सकता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनते टाइम पे ये चीजें नहीं आती हैं, वहां आप कंफ्यूज होते हो। तो जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस हिसाब से स्रोत याद किए हमने। तो विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम याद करेंगे तो थक्का जमना यानी कुछ भरे रहा है, और भरने को इंग्लिश में बोलते हैं फिल। तो इसका रासायनिक नाम स्टार्ट होगा फिल से। तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोल। क्या नाम है, फिलोक्विनोल। और किस में सहायक होता है, रक्त का थक्का जमाने में। अगली चीज और ध्यान रखनी है, रक्त का बहना, रुधिर स्त्राव जो है रक्त का बहना क्या कहलाता है, रक्त का बहना कहलाता है हेमरेज। जैसे आपने नाम सुना होगा कि ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज यानी ब्रेन की जो है कोई धमनी या शिरा फट गई और वहां से क्या हो रहा है, रक्त का स्त्राव हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ब्रेन हेमरेज हो गया। तो रक्त का बहना कहलाता है रक्त का बहना कहलाता है हेमरेज। और ये वाला जो विटामिन है आपका विटामिन के, ये हेमरेज को क्या कर देता है, रोक देता है। क्योंकि रक्त का थक्का जमा रहा है तो इस विटामिन को स्पेशल नाम दिया जाता है, इसका नाम है एंटी हेमरेजिक विटामिन। क्या कहा जाता है,
एंटी हेमरेजिक विटामिन, क्योंकि हेमरेज का मतलब तो रक्त का बहना, और ये रक्त के बहने को क्या कर देता है, रोक देता है, तो नाम हो गया एंटी हेमरेजिक विटामिन। अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो सीधी सी बात है, रक्त के थक्के नहीं बनते हैं, यानी रक्त जो है यदि चोट लग गई है तो जल्दी से जमता नहीं है। अगला देखिए इसके अंदर, अब है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में आपको बताया था कुल कितने विटामिन मिलेंगे आपको, 8। तो इसमें B1, B2, B3, B5, उसके बाद में B6, B7, B9 और B12, इन सभी के हमको रासायनिक नाम याद करने हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग याद करने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें रासायनिक नाम याद करते हैं। पहला B1 जो है इसका रासायनिक नाम है थायमिन। दूसरा है B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तीसरा है B3, जिसको बोलते हैं नियासिन, या इसको निकोटिनामाइड भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, निकोटीन जो है किस विटामिन में पाया जाता है, तो तंबाकू नहीं है आपका, विटामिन कौन सा है, B3 में है ये। अगला है B5। B5 जो है इसे कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड। B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। और B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। तो ये हैं बी कॉम्प्लेक्स में आपके, और सारे विटामिन बी वाले एक साथ लेने हैं तो एक कैप्सूल आता है विटामिन बी का, जिसके बोलते हैं बीकासूल का कैप्सूल। तो उसमें क्या मिलता है, बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। लेकिन फिर भी आपको अभी बताया बिना डॉक्टर की सलाह से हमें दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तो ये आपके टोटल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हो गए। अब एक एक करके देखना है इसमें। पहला कौन सा है, थायमिन। थायमिन जो है विटामिन B1, इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। और B1 आपको शुरू में ही पढ़ाया था, सबसे पहला विटामिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा खोजा गया था, बेरी बेरी। बेरी बेरी में मांसपेशियों में दुर्बलता आ जाती है। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी है, इस रोग में हृदय आघात भी आ जाता है। और हृदय आघात जो है आने के कारण, इसका क्वेश्चन बना हुआ है आपका कि हार्ट अटैक जो है किस विटामिन की कमी से आ सकता है, तो हार्ट अटैक जो है किस विटामिन की कमी से आ सकता है, B1 की कमी से। आगे ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित और क्वेश्चन बनता है एक, विटामिन B1 का सबसे अच्छा स्रोत है चावल का छिलका। लेकिन हम छिलके वाला चावल नहीं खाते, छिलका जो हटा हुआ होता है उस चावल को बोलते हैं पॉलिश्ड राइस। क्या कहा जाता है, पॉलिश्ड राइस। ये पॉलिश्ड चावल ही सब लोग खाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति केवल पॉलिश्ड चावल पे निर्भर है, यानी और कोई चीजें नहीं खा रहा है, तो उसके शरीर में B1 की पूर्ति नहीं होगी। और B1 की यदि कमी होती है तो रोग कौन सा हो सकता है, बेरी बेरी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केवल पॉलिश्ड चावल खाने से नियमित रूप से कौन सा रोग हो सकता है, तो केवल पॉलिश्ड चावल खा रहे हैं तो बेरी बेरी हो सकता है। जबकि हमारे भोजन में चावल के अलावा और भी अनाज वगैरह होते हैं, तो जिनसे हमें किसकी पूर्ति हो जाती है, B1 की पूर्ति हो जाती है। अगला देखिए B2 लिख रखा है। B2 जो है इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। फिर इसके आपको कोई स्रोत याद नहीं करने हैं, इसके लिए रोग याद रखेंगे। रोग का नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। फ्लेविनोसिस यानी इसके रासायनिक नाम से ही संबंधित है, या तो राइबोफ्लेविनोसिस, या इसका रासायनिक नाम जो है वो है किलोसिस। रासायनिक नाम नहीं, रोग का नाम है किलोसिस। ये रोग होते हैं, इसके अंदर होठ के किनारे जो है वो कट जाते हैं। विटामिन कौन सा है, B2, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और रोग का नाम है राइबोफ्लेविनोसिस या किलोसिस, और होठ के किनारे कटते हैं। अगला इसमें देखना है आपको कौन सा है, B3। B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनामाइड। ये जो B3 है, B3 की कमी से रोग होता है पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग को 3D सिंड्रोम, 3D सिंड्रोम या 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें 3 या 4 डी पाए जाते हैं। सबसे पहला है
पहले डी से जो लक्षण आ रहा है वो है डायरिया, यानी दस्त हो रहे हैं, डी। दूसरा है डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब होता है मानसिक रोग, यानी याददाश्त वगैरह जाना, तो ये कौन सा हो गया, डिमेंशिया। तीसरा है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा से संबंधित रोग। और चौथा है डेथ। तो कई बुक्स में डेथ को भी लक्षण मान रखा है, तो वहां लिख रखा है इसको 4D सिंड्रोम, और कईयों में 3 लक्षण मान रखे हैं तो 3D सिंड्रोम। ये कौन से रोग को कहा जाता है, पेलेग्रा को। और पेलेग्रा रोग में किस किस से संबंधित है, देखिए आप, पाचन शक्ति भी खराब हो गई, बाकी इसमें ध्यान रखना है मानसिक विकृति भी आ गई है और त्वचा भी इसमें खराब हो गई है, तो ये कौन सा रोग है, पेलेग्रा। अगला है आपका पेंटोथेनिक एसिड, इससे संबंधित कोई स्पेशल रोग याद नहीं रखना है, B5 कौन सा है, पेंटोथेनिक एसिड। अब उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे ये B6 जो है, जो अब इसके बाद से जो 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, B6, B9 और B12, ये जो 3 है, 6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामिन। इन तीनों की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी होना। अब खून की कमी जो है खाली इन 3 विटामिन से ही नहीं होती, एक धातु भी है जो कौन सी है, आयरन, जिसको हम लौह कहते हैं। आयरन, B6, B9 और B12, इनकी कमी से खून की कमी हो सकती है, जिस रोग को हम क्या बोल रहे हैं, एनीमिया बोलते हैं। उसके बाद अगला देखिए, ये है बायोटीन, विटामिन B7 का नाम है, इसे विटामिन H भी बोलते हैं। ये बायोटीन विटामिन जो है, इसकी कमी से एक तो लकवा आ सकता है, दूसरा ध्यान रखना है इसमें बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है, B7 की कमी से। और बाल जो हैं, इंग्लिश में नाम क्या हो गया, हेयर, हेयर से ही आपको क्या लेना है, विटामिन H, तो विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन नाम है। फिर अगला है B9 यानी फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। इसमें फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मली जो एनीमिया के लिए गोलियां दी जाती हैं, आयरन की गोलियां आप सुनते हैं, वो खाली आयरन की नहीं होती, वो आयरन और फॉलिक एसिड की होती हैं, तो उनका नाम होता है IFA, यानी आयरन और फॉलिक एसिड। ये चीज़ ध्यान रखनी है। लास्ट वाला है कौन सा, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन कौन सा विटामिन है, B12। B12 जो विटामिन है, इसमें नाम से आपको पता चल रहा है क्या है, कोबाल्ट, तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया तो है, लेकिन उस एनीमिया का पूरा नाम है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया जो है ये प्राणघातक एनीमिया है। इसके अंदर RBC जो है वो परिपक्व नहीं हो पाती। RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का, जो लाल रुधिर कणिका होती है हमारे खून के अंदर, और वो पूरी 120 दिन की होने से पहले ही खत्म हो जाती है, यानी परिपक्व नहीं हो पा रही हैं, खून बन पूरा रहा है लेकिन जल्दी खत्म हो रहा है, वो एनीमिया कहलाता है पर्नीशियस एनीमिया। किस विटामिन की कमी से होता है, B12 की कमी से। आगे इस B12 के बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, विटामिन B12 जो है वो शाकाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। अब B12 यदि शाकाहारी भोजन में नहीं पाया जा रहा है तो फिर इसकी पूर्ति या तो मांसाहारी भोजन से हो या फिर इंजेक्शन से डॉक्टर इसकी पूर्ति करते हैं। एक इसमें ध्यान रखना है, फिर हमारे शरीर में जो शाकाहारी लोग हैं उनके शरीर में आता कहाँ से है, तो इसमें ध्यान रखेंगे हमारी जो बड़ी आंत है उसमें एक जीवाणु बैठा है, उस जीवाणु का नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, ई कोलाई जीवाणु है। ये जीवाणु हमारे लिए किसका संश्लेषण करके देता है, विटामिन B12 का। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, मनुष्य और ये ई कोलाई साथ साथ रह रहे हैं और दोनों को फायदा हो रहा है। मनुष्य को तो B12 मिल रहा है और ई कोलाई को रहने के लिए क्या मिल रही है, जगह मिल रही है, तो इन दोनों का संबंध क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध। दो जीव साथ साथ रहें, दोनों को फायदा हो, सहजीवी संबंध। दो जीव साथ रहें, एक को फायदा और एक को नुकसान हो, वो कहलाता है परजीवी संबंध। परजीवी संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य है, और मनुष्य के सिर में जूं पड़ी हुई है, तो वो जूं उसका कैसा संबंध है, परजीवी, क्योंकि फायदा सिर्फ किसको हो रहा है, जूं को। एक और उदाहरण लेते हैं, अमरबेल। अमरबेल किसी पेड़ पे चढ़ी हुई है, तो ये दो जीव फिर साथ साथ रह रहे हैं, फायदा किसको होता है, अमरबेल को। पेड़ थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है, सूख जाता है, तो एक को नुकसान एक को फायदा, तो वो तो कौन सा है, परजीवी। दो जीव साथ रहें, दोनों को फायदा हो, तो वो क्या कहलाता है, सहजीवी। तो मनुष्य और ई कोलाई जीवाणु जो हमारी बड़ी आंत में है उसमें कैसा संबंध है, सहजीवी संबंध है। तो ये विटामिन से संबंधित जितने फैक्ट्स थे वो आपको इस क्लास में बता दिए गए हैं। 2 मिनट में इसको आप रिपीट कर लीजिए। स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले पोषक पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ लिया कि आज हमें पढ़ना क्या था, विटामिन। कुल पोषक पदार्थ कितने हैं, 7। वर्गीकरण इस तरीके से किया कि इधर वाले जो 3 हैं
इनसे हमें इनका पाचन होता है और इनसे ऊर्जा मिलती है। इन वालों का ना तो पाचन होता है ना ही इनसे ऊर्जा मिलती है, यानी विटामिन का पाचन भी नहीं हुआ, ऊर्जा भी नहीं मिली। विटामिन के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं? कार्बनिक यौगिक हैं, सहायक पोषक पदार्थ हैं, पाचन नहीं होता, ऊर्जा नहीं मिलती, रोगों से बचाते हैं और उपापचय क्रिया जो है उसको भी नियंत्रित करते हैं। फिर ये कुछ आपको साइंटिस्ट के नाम याद करने पड़ेंगे, ल्यूनिन है, फंक है, हॉपकिंस है। उसके बाद आपको बताया विटामिन के 2 वर्गीकरण किए गए हैं, जल में घुलने वाले और वसा में घुलने वाले। जल में घुलने वाले के कई क्वेश्चंस बनते हैं, वो ध्यान रखने हैं, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो कि जल में कौन से थे और वसा में कौन से थे। तो एक ट्रिक तो याद की कीड़ा और एक याद की है आपने WBC। WBC यानी वाटर में घुलने वाले B और C हैं। फिर आपने विटामिन ए, सभी विटामिन के स्रोत ध्यान रखे हैं, रासायनिक नाम याद किए हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग याद किए हैं। फिर पढ़ा था कि इस चैप्टर में जितने रोग हैं वो अभाव रोग हैं। ये विटामिन ए की सारी बातें बता दी। फिर आपको सी की, डी से संबंधित, ई से संबंधित, के से संबंधित, उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा कंप्लीट बता दिया गया है। यहाँ पे कई बार ट्रिक से इनको याद किया जाता है, जैसे ये है, ये B1, ये नाम तो याद रह जाते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं रहता B1 का कौन सा था, ये B3 का कौन सा था। तो यहाँ ऐसे याद किया जाता है, थारा, थारा, न्यू, पेंट, ठीक है, बायो, फसा, इस तरीके से इनको छोटी मोटी ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ट्रिक से ये याद हो जाएंगी। आगे लास्ट में आपको किसके बारे में बताया? B12 के बारे में। B12 जो है शाकाहारी भोजन में नहीं मिलेगा, रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और B12 जो है ई कोलाई हमारे शरीर में संश्लेषित करके देता है। इसकी अगली क्लास में आपको विटामिन से संबंधित जो MCQs हैं वो व्याख्या सहित हल करवाए जाएंगे। धन्यवाद।